ओके। सो जैसा कि भूषण जी ने बताया, तो मैं पेज 110 का या 111 का वी में ऑफन पास से शुरू कर रहा हूँ, फिर से एक पैराग्राफ पीछे से। We may often pass through 12-step experiences where we will seem to be temporarily off the beam. These will appear as big setbacks at the time, but will be seen later as stepping stones to better things. For example, we may set our hearts on getting a particular person sobered up, and after doing all we can for months, we see him relapse. Perhaps this will happen in a succession of cases, and we may be deeply discouraged as to our ability to carry A's message. Or we may encounter the reverse situation, in which we are highly elated because we seem to have been successful. Here, the temptation is to become rather possessive of these newcomers. Perhaps we try to give them advice about their affairs which we aren't really competent to give or ought not give at all. Then we are hurt and confused when the advice is rejected, or when it is accepted and brings still greater confusion. By a great deal of ardent 12-step work, we sometimes carry the message to so many alcoholics that they place us in a position of trust. They make us, let us say, the group's chairman. Here again, we are presented with the temptation to overmanage things, and sometimes this results in rebuffs and other consequences which are hard to take. But in the longer run, we clearly realize that these are only the pains of growing up, and nothing but good can come from them if we turn more and more to the entire 12 steps for the answers. Over to you, Lucky ji, Bhushan ji, or shall I continue? नहीं, आगे अलग चीज शुरू होता है। हाँ, आगे अलग चीज शुरू हो जाती। थैंक यू चंदू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। हाय ग्रेस ऑफ लकी। गॉड सोबर टुडे रिवाइवर ग्रुप का मेंबर हूँ, स्पॉन्सर लिया हुआ है। एक के तत्वों पे आधारित जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ बिल हमें वी में ऑफन पास थ्रू 12 स्टेप एक्सपीरियंस के 12वें कदम का जो एक्सपीरियंस है हमारा, जब हम मैसेज दूसरे सफरिंग अल्कोहलिक तक लेके जाते हैं, उसमें आने वाली उसके रास्ते की बात करता है। कई बार 12 स्टेप का काम करते हुए हमें लगेगा कि हम रास्ते से भटक गए, ऑफ बीम हो गए हैं। उस समय ये अनुभव, जब कोई हमारी बात नहीं सुनता, कोई अल्कोहलिक, उसका बड़ा झटका लगता है। हमारे ये झटके वास्तव में बेहतर चीजों के लिए स्टेपिंग स्टोन्स थे। इनसे हम सीखते हैं, परिपक्व होते हैं और अपने काम को समझदारी से करते हैं। आगे कहता है, कभी कभी हम पूरे दिल से किसी एक अल्कोहलिक को सोबर करने में लग जाते हैं। महीनों तक उसे समय, प्रयास, मार्गदर्शन देते रहते हैं, लेकिन फिर देखते हैं वो फिर से पीने लग गया, रिलैप्स हो गया। यह हमें बहुत निराश कर सकता है, क्योंकि हम सोचते हैं अपना काम सही नहीं किया हमने। कभी ऐसा लगातार कई बार होता है। फिर एक व्यक्ति रिलैप्स करता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और तब हमें लगने लगता है कि शायद हम ए का संदेशा ठीक से पहुंचा नहीं पा रहे हैं और हमारी क्षमता पर संदेह पैदा हो जाता है। या बिल कहता है कि कई बार इसका उल्टा भी हो सकता है। कई न्यूकमर जल्दी सोबर हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम बहुत सफल हैं। इस सफलता के साथ एक और खतरा रहता है। हम उन न्यूकमर्स पर पॉजिटिवनेस यानी कि हक जताने लगते हैं, जैसे वो हमारी कामयाबी का हिस्सा हो। हमें ऐसा महसूस होता है कि हम कामयाब हो गए हैं। ऐसी स्थिति में हम अक्सर न्यूकमर्स को उनकी व्यक्तिगत जिंदगी के मामलों में सलाह देने लगते हैं, ऐसे मामले में जहां हम सक्षम नहीं है या हमें दखल नहीं देनी चाहिए। फिर जब वे हमारी सलाह ठुकरा देते हैं या जब वे सलाह मान लेते हैं और स्थिति और खराब हो जाती है, तो हम खुद और उलझन महसूस करते हैं, तकलीफ में आते हैं। बहुत सारे 12वें कदम के काम के कारण कई अल्कोहलिक हम पर भरोसा करने लगते हैं।
वे हमें अपने समूह का चेयरमैन भी बना देते हैं। इस भूमिका में फिर एक और प्रलोभन आता है, सब कुछ नियंत्रित करने का, ओवर मैनेज करने का। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो कई बार लोग हमें रोकते हैं, टोकते हैं या अस्वीकार कर देते हैं, जो हमें दुखद और कठिन लगता है। लेकिन समय के साथ हमें समझ आता है कि ये सब पेन्स ऑफ ग्रोइंग अप, ये आगे बढ़ने के दर्द हैं, सीखने और परिपक्व होने की प्रक्रिया का ये हिस्सा है। और अगर हम जवाब पाने के लिए बार बार पूरे 12 स्टेप्स की ओर लौटते रहे तो इन अनुभवों से सिर्फ अच्छा ही निकलता है। थैंक यू। थैंक यू लकी। नमस्ते भाइयों, मेरा नाम भूषण है, मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय भूषण। भूषण। आए वे बड़ी भगवान की बड़ी कृपा और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मदद, आज का दिन बढ़िया चल रहा है। तो ये जो पैराग्राफ से मैंने जानबूझ के रिपीट करने को बोला, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं हुई थी। ये बात कुछ और अनुभव थे, तो इस बात पे नहीं, क्योंकि यहाँ पर एकदम स्पेसिफिक ये हर एक जो बंदा 12 स्टेप कॉल्स करता है उसको इस बात का अनुभव है। मुझे याद है, मैं जहां रहता हूं उसके 2 बिल्डिंग छोड़कर एक लड़का CA ICWA गोल्ड मेडलिस्ट शराबी, अब इसकी शराब बंद करने के लिए सिर्फ मैंने ऐसे नहीं, लेकिन हमारा एक पूरा ग्रुप था, ये पूरे सब लोगों ने प्रयत्नों की पराकाष्ठा की है। यानी कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हमने नहीं किया। उसको उसके घर में लॉकअप करने से लेके, उसका घर जाके हम लोगों ने साफ करने से लेके, उसको सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करने से लेके, 2-2 3-3 दफा हमारे खर्चे से उसको रिहैब सेंटर में डालने से लेके, जो भी चीज हो सकती थी वो हर चीज हमने की। नीडलेस टू से कि AA में उसको मेरे बाजू में रहता था तो गाड़ी में डाल के उसको मीटिंग में ले जाना, मीटिंग की जिम्मेदारियां उसको सौंपने का प्रयास करना, मीटिंग चलाने को देना, वहां से वापसी में उसको ले आना, ये हर चीज करने के बावजूद ये बंदा कभी भी 3 महीना के ऊपर सोबर नहीं रहा। महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद में दोबारा शराब पीने लगता, और जब भी शराब पीने लगता तो मेरे बिल्डिंग के नीचे आकर नीचे से जोर जोर के चिल्ला के, ए पुशांत, ए बेवड़े, नीचे आ जा, ऐसा चिल्लाता था। अब एक तो मेरे सब लोग जो बिल्डिंग में मेरे जानते हैं कि मैं AA में जाता हूँ या काम करता हूँ, वो लोगों का ठीक है, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो भी मेरे को पूछने लगे कि ये कौन है, ये कौन है लड़का, आपका नाम क्यों चिल्लाता है। धीरे 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 उसकी बिल्डिंग में, मेरी बिल्डिंग में सबको पता हो गया, यहाँ तक कि जैसे मैं उसका लोकल गार्डियन या पेरेंट जैसा हो गया। उसके घर में कुछ भी हो गया, उसके घर का नल टूट गया, उसके घर का कांच फूट गया, उसके घर में कुछ भी दिक्कत होगी तो उसकी सोसाइटी मुझे फोन करने लगी। और मुझे रियलाइज हो रहा था कि मैं मैसेज कैरी नहीं कर रहा हूं, मैं अल्कोहलिक को कैरी कर रहा हूं। मुझे रियलाइज हो रहा था कि मैं अभी इसके बारे में ऑब्जेक्टिविटी मेरी खत्म हो गई है, ये मेरी जिम्मेदारी हो गई थी। यहाँ तक कि जो हमारा किराना का दुकान है नीचे, वो किराना के दुकान में मैं उसको लेके गया था और उसको बोला था कि इसको जो भी चाहिए वो उसको दे देना, बिल मेरे नाम पे लगा देना। ये इसलिए ताकि मैं कोशिश कर रहा था कि उसको अपने पैरों पे खड़ा करूं, उसको कुछ पर्पस दिलवा दूं, उसको AA के बीम पे लेके आओ। और ऐसे में BW का एक आर्टिकल मेरे पढ़ने में आया था, ग्रेप पॉइंट का आर्टिकल, उसमें वो बोलता है हाउ टू बिहेव विद स्लीपीज, प्राइज स्लीपीज, ये जो बार जो पीने वाले लोग हैं इनके साथ में हमने कैसे पेश आना चाहिए। तो वो आर्टिकल में कहा था कि हर टाइम पे वो जब भी वापिस आता है तो उसको हमने एक नया सदस्य करके ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि अगर वैसा ट्रीट करेंगे तो ही हमारा उत्साह है जो बना रहेगा। नहीं तो हम लोग अरे यार इसके ऊपर काम करके कुछ फायदा नहीं, ऐसा करके उसको छोड़ देंगे। भगवान जाने ऊपर वाले ने कब उसके लिए सोबराइटी नसीब की है, हम थोड़ी जानते। तो हर टाइम जब भी वो आता है तो सुधरने के हेतु ही आ रहा है। तो वो अगर नई उम्मीद लेके आता है तो हमने भी नए सिरे से उसको मैसेज देना चाहिए।
ये सिलसिला लगभग 1-1.5 साल चला और फाइनली मैं उसको अवॉइड करने लगा। ये मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मेरे को सहन नहीं हो रहा था कि ये जो हो रहा है उससे मेरा मानसिक संतुलन ढलने लगा था। तो ये जो भी पहला पैराग्राफ मैंने पढ़ा कि हम लोग कभी कभी कुछ लोगों को संदेश देते, बहुत मैसेज मेहनत करते, उनके पीछे समय, पैसा, एफर्ट सब बर्बाद करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अरे इतनी सब कुछ करने के बाद में तो ठीक क्यों नहीं होता है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने इतना सारा करने के बाद में ये बनता है कि ये बंदे ने सोबर होना चाहिए। सो आई स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन एल-एनोन मेंबर। मेरा फैमिली मेंबर या फ्रेंड जैसा होने लगता है कि उसके शराब पीना मेरे को अफेक्ट करने लगता है। तो जब भी आप 12 स्टेप कॉल्स करते हो, मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है कि कुछ लोगों के पास पीछे सालों तक लगे रहते, क्योंकि उनसे छोड़ा ही नहीं जाता, उनको छोड़ा नहीं जाता है। और दूसरा दूसरा एग्जाम्पल अगर बताऊं तो ऐसे भी मैंने अनुभव लिए कि मैंने खाली किसी को एक वेलकम क्या किया या गले क्या मिला और उसकी शराब बंद हो गई। एक टिपिकल एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। गुजरात कन्वेंशन था और हम लोग सब गुजरात में गए हुए थे और वहाँ के जो लोकल सब मेंबर्स थे, जो जानने वाले थे, तो हम लोग हमेशा जाते थे। तो एक नाम हो गया था, अरे पुशन भाई आया, पुशन भाई आया, ऐसा जनरली एक माहौल बनता था। तो ये 4-5 जने एक बंदे को लेके आए और बोला उसको कि ये देखो ना पुशन भाई, ये 6 साल से अंदर बाहर कर रहा है, ये रुक नहीं पा रहा है। वो भी एकदम ऐसा सीनियर बंदा, मतलब उम्र में मेरे से भी बड़ा, लेकिन एकदम मेरे पैर वैर पकड़ने को आया, मुझे बचा लो बचा लो। अरे बोला क्या क्या चल क्या रहा है यार। तो मैंने उसको ऐसे ही गले लगा लिया और मैंने बोला कि चलो आज से आपकी शराब बंद, आप टेंशन फ्री हो जाओ, बिल्कुल कुछ नहीं। आप आज यहाँ आए हो, हम सबके बीच में हो और अभी हम गले भी मिल गए, तो आज से आपकी शराब बंद, ऐसा मैंने बोल दिया। और ऊपर वाले की ग्रेस थी बोलो, या वो ऑलरेडी उसका मन पका हुआ था बोलो, या जो भी वो माहौल था कन्वेंशन का वो बोलो, वो एक्चुअली सोबर रहने लगा। अब वो सोबर जब होने लगा तो उसको ये विश्वास हो गया कि भूषण भाई ने बोला कि तू शराब नहीं पिएगा इसके आगे, और तब से मेरी ऑब्सेशन लिफ्ट हो गई। तो वो लिटरली, मतलब एक आधे संत महात्मा को जैसे ट्रीट करते हैं ना, वैसे मुझे ट्रीट करने लगा। मेरा फोटो उसके पॉकेट में, मैं मतलब एकदम ऐसे कोई घर में कोई बड़ी व्यक्ति आती है, कोई संत वगैरह आता है तो कैसे, वैसे एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी इसको हैंडल कैसे करे। हर चीज के लिए, उसका बिजनेस का हो, उसके पत्नी के साथ के रिश्ते का हो, उसके बेटे के साथ के रिश्ते का हो, उसके हर जो भी व्यवहार, बड़ा बिजनेसमैन, तो मेरे को फोन करता था कि ये ऐसा ऐसा हुआ है, मैं अटक गया हूं, मैं क्या करूं। और मैं अपनी अकल के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसे करता, या मेरे हिसाब से हमने ऐसा करना, ये टाइप के मैं उसको सुझाव सलाह देता था। और एक दिन मेरी बीवी सुन रही थी कि मैं बात कर रहा हूँ उसको, कुछ तो भी बिजनेस रिलेटेड कुछ बोल रहा हूँ। तो आफ्टर वो बोले, तो क्या क्या बोल रहा था, किसको बिजनेस का गाइडेंस दे रहा था तू। मैं बोला नहीं नहीं, ऐसा ऐसा है, एक बंदा है जो बार बार मेरे को अरे बोले वो इतना बड़ा लेवल का सौदा करने जा रहा है या जो कुछ भी व्यवहार करने जा रहा है, ऐसा तूने कभी किया है क्या। मैं बोला नहीं। तो फिर तो क्यों बोलता है, व्हाई डोंट यू टेल हिम कि जो जिसने ये किया है उसके साथ बात कर, तेरे को क्या मालूम, अगर तेरी बात सुन के अगर कुछ उल्टा सुल्टा हो गया तो वो तो जिंदगी भर तेरे को कोसेगा। और सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ यार, मैं शराब से दूर हूं या थोड़ा बहुत ये कार्यक्रम को समझने का प्रयास कर रहा हूं, इसका मतलब मेरे को हर विषय के ऊपर मास्टरी थोड़ी मिली हुई है। मैं उसके बिजनेस डिसीजंस के ऊपर एडवाइस करने के लिए टोटली, मैं आई एम अ रॉन्ग पर्सन, मतलब मेरे पास ये अनुभव नहीं है। तो मैंने उसको बोला जी कि भाई मेरे पास ये अनुभव नहीं है। अब उसको श्रद्धा इतनी है कि वो बोल रहा है नहीं नहीं वो कोई बात नहीं है, आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। और मुझे रियलाइज हुआ
कि ये इसकी जो श्रद्धा है ये अंधश्रद्धा है, और एक ना एक दिन मैं अगर इसको इस प्रकार से अगर गाइड करने जाऊंगा तो मैं उसका नुकसान करूंगा, और उसका मेरे ऊपर से विश्वास हटेगा उतना नहीं, उसका एक ही ऊपर का विश्वास हट जाएगा। तो शुरुआत में जब भी हम लोग 12 स्टेप कॉल करने लगते हैं, दोनों प्रकार के अनुभव आते हैं। एक, जो लोग हमको एकदम कोल्ड शोल्डर देते हैं, बिल्कुल अपना सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और हम सोचते हैं कि ये साल ये पंगा मैंने करना चाहिए या नहीं। तो मुझे याद है, मैं जब भी नया नया ठाणा में आया था और वो रिवाइवल ग्रुप ज्वाइन किया था, और बहुत कम लोग हमारे ग्रुप में हुआ करते थे, और मैं जानता नहीं था अभी ये 12 स्टेप करने को जाऊं तो जाऊं कैसे। मेरे को हिम्मत नहीं होती थी किसी पीने वाले बेवड़े के घर पे जाके बातचीत करने का वगैरह, और मैं जाके कोई हॉस्पिटल में जाके मैं किसी बेवड़े को मैं आऊं क्या 2 मिनट बात करूं क्या, ये सब करने का मेरे को अंदर से आवाज नहीं आता था, मेरे को हिम्मत नहीं होती थी। तो मैंने एक सिंपल सा मेथड अडॉप्ट किया। मैं रिहैब सेंटर से आया था, तो मैं अलग अलग रिहैब सेंटर्स और साइकेट्रिस्ट को कांटेक्ट किया और उनको बोला कि भाई आप मुझे दे दो, कोई लीड दे दो या कोई कांटेक्ट दे दो, और मैं उनको ए में रोकने का प्रयास करूंगा। धीरे 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 हिम्मत बढ़ने लगी। धीरे धीरे मुझे समझने आने लगा, जो हमारे यहाँ के सीनियर मेंबर हमेशा बताते कि भाई तू मैसेज देने को जाने से तेरी सोब्राइटी जो है वो मजबूत होगी। वो ठीक होगा या नहीं होगा वो उसके ऊपर ईश्वर की कभी कृपा होगी, उसके ऊपर है। लेकिन तू अगर मैसेज देने को जाएगा तो तेरे ऊपर कृपा निश्चित है। और इसी भाव से फिर मैं जाने लगा। और जो भी कहते ना कि नतीजा पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। वो नतीजे के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। एक हमारे सीनियर मेंबर हमेशा कहते थे, तू मैसेज देने को जा रहा है, तू ए बेचने को नहीं जा रहा है। ये कोई मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि तेरे को जाके मेंबरशिप बेच के आनी है और कैसा भी करके हुक और क्रुक उसको ए में लाना है। यू आर नॉट गोइंग टू सेल ए, यू आर गोइंग टू गिव द मैसेज, रिमेंबर दैट ऑलवेज। तो मेरे को जो अनुभव है वो अनुभव बता के मैं कैसे बच गया उतना बता के निकल लाने का। उसको अगर उसमें से अट्रैक्शन लगेगा तो वो रुकेगा, नहीं रुका तो वो उसकी मर्जी। रुका तो वो हम सबको फायदा है, नहीं रुका तो आज नहीं रुका आगे कभी रुकेगा, जब भी उसका समय आएगा तभी रुकेगा। ये बात का जो चटनी लेता हूँ, दे दो थोड़ी, आ रहा हूँ। ये बात का एहसास मुझे हुआ। सो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू चंदू। Okay. Now comes the biggest question yet. What about the practice of these principles in all our affairs? Can we love the whole pattern of living as eagerly as we do the small segment of it we discover when we try to help other alcoholics achieve sobriety? Can we bring the same spirit of love and tolerance into our sometimes deranged family lives that we bring to our AA group? Can we have the same kind of confidence and faith in these people who have been infected and sometimes crippled by our own illness that we have in our sponsors? Can we actually carry the AA spirit into our daily work? Can we meet our newly recognized responsibilities to the world at large? And can we bring new purpose and devotion to the religion of our choice? Can we find a new joy of living and trying to do something about all these things? Furthermore, how shall we come to the terms with seeming failure or success? Can we now accept and adjust to either without despair or pride? Can we accept poverty, sickness, loneliness, and bereavement with courage and serenity? Can we steadfastly content ourselves with the humbler, yet sometimes more durable satisfactions when the brighter and more glittering achievements are denied us? The A answer to these questions about living is yes. All of these things are possible. We know this because we see monotony, pain, and even calamity turn to good use
by those who keep on trying to practice A's 12 steps. And if these are facts of life for the many alcoholics who have recovered in A, they can become the facts of life for many more. Shall I continue? You can take one more para. Of course, all A's, even the best, fall far short of such achievements as a consistent thing. Without necessarily taking that first drink, we often get quite far off the beat. Our troubles sometimes begin with indifference. We are sober and happy in our A world. Things go well at home and office. We naturally congratulate ourselves on what later proves to be far too easy and superficial point of view. We temporarily cease to grow because we feel satisfied that there is no need for all of A's 12 steps for us. We are doing fine on a few of them. Maybe we are doing fine on only two of them. The first step and that of the 12th step where we carry the message. In A slang, that blissful state is known as two-stepping, and it can go on for years. Over to you, Lucky ji. अनम्यूट यस. सो बिल, यहाँ पे अब अपने 12 स्टेप का जो दूसरी लाइन है ना, प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल इन ऑल अवर अफेयर्स, उसकी तरफ हमारा ध्यान लेके जाता है और कई सारे सवाल खड़े करता है. यहाँ कहता है कि क्या हम इन सिद्धांतों का अभ्यास अपने जीवन के हर क्षेत्र में कर सकते हैं क्या? जब हम दूसरे अल्कोहलिक की मदद करते हैं तब हम प्रेम, सहनशीलता और सेवा की भावना से भरे होते हैं, लेकिन क्या हम उसी उत्साह, उसी खुलेपन और उसी प्रेम के साथ पूरे जीवन को स्वीकार कर सकते हैं क्या? न कि सिर्फ उस छोटे से हिस्से को जो ए में मिलता है. ए के कमरे में तो हम शांत, प्रेमपूर्ण और सहनशील होते हैं, लेकिन क्या हम वही शांति, वही प्रेम, वही धैर्य अपने परिवार में भी ला सकते हैं क्या? जहाँ रिश्ते कभी कभी टूटे हुए, उलझे हुए और हमारे शराबीपन से घायल होते हैं, हमारे जीवन में कुछ लोग, जीवन साथी, बच्चे, माता पिता हमारे अल्कोहलिक से गहरे घायल हुए, क्या हम उनके प्रति वही विश्वास और वही भरोसा रख सकते हैं जैसा हम अपने स्पॉन्सर पर रखते हैं? क्या हम एक ही भावना यानी कि ईमानदारी, विनम्रता, सेवा और प्रेम अपने काम में भी ला सकते हैं क्या? क्या हम समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की क्षमता विकसित कर सकते हैं? क्या हम अपनी चुनी हुई धार्मिक या आध्यात्मिक राह में नया समर्पण, नई निष्ठा और नया उद्देश्य ला सकते हैं? और क्या हम इन सभी बातों पर काम करते हुए जीवन की एक नई खुशी, जॉय ऑफ लिविंग पा सकते हैं? इसके अलावा अगले पैरा में कहता है, क्या हम असफलता और सफलता दोनों को ही सही तरीके से झेल सकते हैं क्या? क्या हम असफल होने पर टूटे बिना, विदाउट डिस्पेयर, और सफल होने पर घमंड में डूबे बिना आगे बढ़ सकते हैं क्या? क्या हम जीवन की कड़वी सच्चाइयों को, जैसे गरीबी को, मुफलिसी, बीमारी, अकेलापन, किसी प्रियजन का खो जाना, मृत्यु हो जाना, साहस और शांति के साथ स्वीकार कर सकते हैं? ये सवाल हमें जीवन के गहरे हिस्से में उतरकर पूछता है. जब चमकदार सफलता, बड़े नाम, पैसा, पहचान हमसे दूर हो जाएं, क्या हम फिर भी सरल, विनम्र लेकिन स्थायी संतोष में जीवन जी सकते हैं क्या? हमें यह सवाल आत्मा की गहराई में पूछने को जरूरी है. इसका अगले पैरा में कहता है कि यस, द ए आंसर टू दिस क्वेश्चन अबाउट लिविंग इज यस. ए का उत्तर इन सभी प्रश्नों का यह है कि हाँ, यह सब संभव है. हम ये इसलिए जानते हैं क्योंकि हमने हजारों अल्कोहलिक्स को देखा है जो नीरसता, दर्द और बड़ी दुर्घटनाओं को भी अपने जीवन में अच्छी दिशा में बदल देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो बार बार 12 स्टेप्स का अभ्यास करते रहते. और यही वह परिवर्तन ए में रिकवरी पाए हुए अल्कोहलिक्स के लिए सच है
तो यह आने वाले हजारों लोगों के लिए भी यह सच हो सकता है। ओवर टू यू भूषण। तो ओह सॉरी, वन मोर एक पैराग्राफ बचा है। एक पैराग्राफ। तो अगले पैरा में ऑफ कोर्स ऑल एस इवन द बेस्ट, हम में से स्वाभाविक है कि ए में सबसे अच्छे सदस्य भी इन महान आदर्शों को हमेशा पूरा नहीं कर पाते। पहले ड्रिंक लिए बिना हम कई बार रास्ते से काफी दूर भटक जाते हैं। ऑफ द मीम कहता है बिल इसको। समस्या अक्सर लापरवाही से शुरू होती है। हम सोबर होते हैं, ए में अच्छा काम कर रहे होते हैं, घर ऑफिस में सब ठीक चलता है, तो हम खुद को बधाई देने लगते हैं, सोचते हैं कि अब सब ठीक हो गया। पर बाद में समझ आता है कि ये सोच बहुत ही ऊपरी ऊपरी थी, क्योंकि अल्कोहलिज्म हमेशा सतर्कता चाहता है। हमारी आध्यात्मिक वृद्धि रुक जाती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हमारी रुक जाती है, जब हम यह मानने लगते हैं कि 12 स्टेप्स का हमें अब जरूरत नहीं है। हम सोचते हैं कि हम कुछ स्टेप्स पर ठीक चल रहे हैं, यानी कि सिर्फ 2 स्टेप्स पर। स्टेप 1 हम पावरलेस हैं, हम शक्तिहीन हैं, और स्टेप 12 का हिस्सा कैरिंग द मैसेज, जहां हम दूसरे शराबी को संदेशा देते हैं। इस अवस्था को ए के मेंबर्स कहते हैं 2 स्टेपिंग, यानी कि बिल कहता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जो 12 कदम हैं, उनमें से सिर्फ पहले कदम का आधा हिस्सा, पहला हिस्सा, और 12वें कदम का वो हिस्सा जहां हम दूसरे शराबी तक संदेश देने जाते हैं, उतने पे ही काम करता हूं मैं। बाकी बीच के सारे स्टेप्स को मैं जैसे भूल जाता हूं, उन पे दुर्लक्ष्य करता हूं, वो मुझे भारी लगने लग पड़ते हैं, क्योंकि इन 2 स्टेप्स से ही तो मैं सोबर हो गया। और यही बिल कहता है कई साल तक चलता रह सकता है बिना इसका एहसास हुए कि मैं पूरा प्रोग्राम ले ही नहीं पा रहा हूं, 2 स्टेप्स के जरिए ही मैं अपनी जिंदगी निकाल रहा हूं। यस, थैंक यू लकी। सो ऑलरेडी हम लोग 12वें कदम के बारे में बातचीत कर रहे हैं, और यहाँ बिल डिफरेंशिएशन करने का प्रयास कर रहा है कि प्रैक्टिसिंग इन ऑल अवर अफेयर्स, अगर मेरे अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, मेरे अंदर अगर एक साक्षात्कारी अनुभूति हुई है, और मेरा प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज हुआ है, तो मेरे जो 4 डायमेंशन उसने कहा है, फैमिली, सोसाइटी, वर्क प्लेस एंड रिलीजन, ये चारों में मेरा बदलाव तो होगा ही। मेरे को बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी ही, क्योंकि जैसे ए ग्रुप में जाकर मैं सहचारिता और प्यार और सेवा ये सब सीखता हूँ, सुनता हूँ, तो घर पे आने के बाद अगर मैं टेढ़ा मेढ़ा बिहेव कर रहा हूँ, तो मैंने 12 कदमों का पालन किया ही नहीं है, मतलब मैंने अपने आप को बदलाव किया ही नहीं है। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली बिल पूछ रहा है कि कहीं तुम 2 स्टेप लेके रुक गए हो, या 12 कदमों का तुमने आचरण किया है। अगर कदमों का आचरण किया है और अपने आप में बदलाव लाया है, तो वो आपको फैमिली में भी दिखेगा, आपके कम्युनिटी में भी दिखेगा। कम्युनिटी के अलग अलग जो चल रहे सेवा के जो उपक्रम, उसमें भी आप सहभागी होंगे, आप एक इफेक्टिव सिटीजन अगेन बन जाओगे। आप वर्क प्लेस में भी आपका नजरिया लोगों के प्रति, अपने साथ में काम करने वालों के प्रति बदलेगा, और रिलीजन की भी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। क्योंकि पहले मैं रिलीजन को सिर्फ रिलीजन के ओर से देखता था, अभी मैं रिलीजन को स्पिरिचुअलिटी के एंगल से देखता हूं, तो मुझे रिलीजन का भी बेटर अंडरस्टैंडिंग होने लगता है। मैं समझता हूँ ये बड़ा गहरा पैराग्राफ है। एक ही पैराग्राफ में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बिल डब्ल्यू बात करता है। तो सबसे पहले तो मैं देख सकता हूँ मेरा जो फैमिली में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मैं नया नया आया था, और अभी तक मैं कहूंगा कि 12 पूरे 12 स्टेप्स पढ़े हुए थे, सोबराइटी नई नई थी। मैं सोचता था कि मुझे नॉलेज है 12 स्टेप्स का, लेकिन नॉलेज होना और उनको अपने जीवन में उतारना, ये 2 में बहुत अंतर है।
कई सारे मित्र जो है वो 12 स्टेप्स की पहचान कराने हेतु कभी कभी 3 दिन में 12 स्टेप्स कराते हैं, हफ्ते भर में 12 स्टेप्स करा देते हैं। यानी वो खाली इंट्रोडक्शन कर देते हैं कि करना क्या है वो सिर्फ बता देते हैं। लेकिन जो 12 स्टेप्स को अगर बदलाव लाना है अपने जीवन में, तो ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और उसमें से एक एक स्टेप को अगर अपने जीवन में डेली बेसिस पे अगर उतारने का जो अलर्टनेस और अवेयरनेस है, ये सातत्य से कुछ समय चलेगा, तो मेरा माइंड ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, ट्यून हो जाता है। और मेरे मन में वो निगेटिविटी, वो शॉर्टकट वाले विचार जो है वो ऑटोमेटिकली आना कम होने लगते हैं, और मैं ऑटोमेटिकली मेरी विचारसरणी भी सात्विक होने लगती है। तो जब भी फिर मैं फैमिली के साथ में रहता हूँ, तो मुझे पूरा एहसास रहता है कि ये जो मेरे फैमिली में आज अगर न्यूरोटिक लोग हो गए हैं, या मेरी तरफ उनका व्यवहार सीधा नहीं है, नॉर्मल नहीं है, नेचुरल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर पेशेंस, मेरे अंदर एक उनको सहन करने की एक विलक्षण शक्ति प्राप्त हो जाती है। और मैं अपने तत्वों को सहारे ये सभी रिश्तों को दोबारा प्राप्त करने के हेतु मैंने जो 8वां कदम लिया है, 9वां कदम लिया है, उसके ऊपर भी जाकर रोजाना अपने आप को उपलब्ध कराकर, अपने सेवा में उनके उपलब्ध कराकर मेरे में बदलाव आया है, ये सबको दिखने लगता है। और फिर मैं वही जो फैमिली जो एक टाइम पे मुझे घर के बाहर निकालने पे तुले हुए थी, अब कुछ ही समय में, सिर्फ 2 या 3 सालों में ऐसा सवाल सिचुएशन आ जाता है कि मेरे बगैर उनका पत्ता नहीं हिलता है। मतलब सोबराइटी के 9 साल तक मेरे यहाँ पर रिजर्वेशन था मेरे पेरेंट्स का, ये कहाँ जाता है, शराबी कहलाता है, अपने आप को शराबियों की मिट्टी में जाता है। उनको इस बात की समझ नहीं थी और ना वो जानना चाहते थे, और उनको वो सोशल स्टिग्मा बहुत था। लेकिन जब भी एक बार वो आए और उन्होंने एए में मेरा शेयरिंग सुना और बाकी सब शेयरिंग सुने, और तो उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेटरी एक्सपीरियंस ऐसा हो गया कि वही जो बाप जो शर्मिंदगी से नीचे देखता था मेरे शराबियत के बारे में, वो अभी बड़े अभिमान के साथ में बाकी लोगों को बोलने लगा, अगर आपके बेटे को, अगर आपके भाई को शराब की प्रॉब्लम है, अरे आप पूषण से बात करिए ना, वो जाता है, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जाता है, खुद तो ठीक है ही, बाकी लोगों की भी मदद करता है। तो वो सोशल स्टिग्मा रिप्लेस होके वहां अभिमान रिप्लेस होते मैंने देखा हुआ है। जो बिल्कुल भरोसे लायक नहीं था, 500 रुपए देने के लायक नहीं था, उसके ऊपर उनकी पूरी जिंदगी की पूंजी उन्होंने मेरे हाथ में सौंपते हुए मैंने देखा हुआ है। तो ये जो रेस्टोरेशन ऑफ रिलेशनशिप जो है, ये सिर्फ जो 2 स्टेपर्स है कि शराब बंद और 12 स्टेप और संदेश वहन, ये करने वाले हैं, उनको ये अनुभूति करने को नहीं मिलती है। क्योंकि उनके अगर विचारों में, उनके स्वभाव में अगर बदलाव नहीं आया है, तो कोई भी भरोसा नहीं। शराब पीता है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन भाई तू हमारे साथ नहीं, हमारा पैसा तेरे को नहीं दे सकते, नहीं नहीं, जायदाद तो बड़े भाई को ही ठीक है। यही सब बातें होते रहेगी अगर मैं 2 स्टेप पर रहूंगा तो ये बड़े सटली और साइलेंटली BW यहाँ पर वो डिफरेंशिएशन बताने का प्रयास कर रहे हैं। सिंपली अगर रिलीजन के बारे में बात करने का, तो पहले मेरा रिलीजन की तरफ देखने का दृष्टिकोण ये हमेशा क्रिटिसिज्म का रहता था। मेरे पिताजी को मैं बोलता था, एक एक घंटा आप वो मंदिर के सामने बैठ के वो संस्कृत के श्लोक बोलते हो, क्या फायदा ये सबका। और जब भी उन्होंने मेरे को बोला कि 1.5 घंटा वो एक ही मीटिंग में जाके बैठता है, क्या फायदा तेरा, तो मैं बोला ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो वो बोलता है, तेरे को जहां वो एक ही मीटिंग में जो मिलता है, वो मुझे यहाँ पर घर में देवघर के सामने बैठ के 1 घंटे की पूजा में मिलता है। दोनों हमारे मन की शांति के लिए ही जाते हैं ना। तो जब ही मैंने रिलीजन को स्पिरिचुअलिटी की नजरों से देखना शुरू कर दिया, तो रिलीजन के भी अलग अलग तत्व, अलग अलग प्रिंसिपल्स, अलग अलग कहावतें, अलग अलग संतों ने कहे हुए जो महत्वपूर्ण फिलोसॉफिकल बातें, ये सब मुझे नए सिरे से, नए लाइट में दिखने लगे। पहले मैं ये सब बकवास है, ये अंधश्रद्धा है, और ये इस हिसाब से मैंने सब कुछ जो अच्छाई थी रिलीजन की, उसकी तरफ भी अपनी नजर मोड़ ली थी। अब मैं
बुराई को भी पिंच ऑफ सॉल्ट स्वीकार कर सकता हूं। इतना ही नहीं, बल्कि जैसे एए को टीका करने वाले लोगों को जैसे जितने धीरज की और शांतता के साथ में मैं एए के बारे में समझा देता हूं, उतने ही शांतता और धीरज के साथ में मैं जो रिलीजन को क्रिटिसाइज करते हैं उनके साथ भी बात कर सकता हूं विदाउट टेकिंग इट पर्सनली। तो ये हर जगह पर अगर समाज की बात करने जाए तो जो मैं एए के लिए अपना समय दिया 12 स्टेप कॉल के लिए, इससे लेके ग्रुप सर्विसेज बियॉन्ड ग्रुप, नेशनल सर्विस, इंटरनेशनल सर्विस, वैसे और भी समाज में जो उपक्रम है जो पीड़ितों को मदद करते हैं। हर प्रकार की पीड़ित है और हर प्रकार की पीड़ित को मदद की चाहिए, और वहां पर जो खुद को भूल कर सामने आकर मदद करने के लिए तैयार है, ऐसे लोगों के, ऐसे वॉलंटियर्स की हमेशा से जरूरत होती है। तो जहां जहां पर ऐसी मौके मिले वहां पर ऑटोमेटिकली मैंने अपने आप को खड़ा पाया, और लोगों ने भी जब भी उन्होंने देखा कि बड़ी निस्वार्थ भावना से ये आया है, ना इसको पोजीशन चाहिए, ना इसको पैसा चाहिए, ना इसको प्रतिष्ठा चाहिए, ये तो काम करके चला भी जाता है, इसको नाम की भी पड़ी नहीं है, ये सभी जो एक मिले हुए तत्व जब भी समाज में हम लोग इस्तेमाल करने लगते हैं, तो मैंने बड़ा अद्भुत चीज पाया कि तुमको नहीं भी चाहिए तो लोग तुम्हारे ऊपर लीडरशिप पोजीशन ठास के चले जाते हैं। लोगों को तुम ज्यादा भरोसे लायक लगते हैं, लोगों के तुम्हारे जो तुमने जो बोली हुई बातें हैं उनको एक नया, एक ऐसा आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव सोशल वर्क में भी मिल जाता है जो उनको नया लगता है। ऑल आवर थॉट्स जो हम लोग ये में प्रैक्टिस करते हैं, ये सभी जब हम लोग ये चारों में लेके जाते हैं, व्यवसाय की बात करते हैं, व्यवसाय में आज मैं जो व्यवसाय कर रहा हूं, मैं आज मल्टीपल लोकेशन चलाता हूं, और हर एक जगह पे वो जो मेरी दुकान है, वो दुकान का जो स्टाफ है, वही लोग वो दुकान के निर्णय लेते हैं। यानी जैसे एए के अलग अलग ग्रुप भले सभी साथ में है, सभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस है, लेकिन ईच ग्रुप इज ऑटोनॉमस। हर एक समूह अपना अपना हित का काम, अपना अपने चॉइस का काम अपने अपने हिसाब से करता है। उसी प्रकार से मैंने मेरे बिजनेस का भी स्ट्रक्चर डिवाइड किया, क्योंकि when you start thinking, अगर आप पूरी तरह से एक का ही विचारों में डूब जाते हो और वही विचार तुम्हारे जीवन की प्रेरणा बन जाते हैं, तो तुम्हारी हर जो इंटरैक्शन है समाज के साथ, फैमिली के साथ, बिजनेस के साथ और ईश्वर के साथ, वो हर इंटरैक्शन में एक न्यू पर्सपेक्टिव आपको दिखाई देता है। अगर ये आपको अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है तो शायद आप टू स्टेपर वाले ट्रैप में या आप कॉम्प्लेसेंसी में अटक गए होंगे। ये चेतावनी बिल डब्ल्यू यहां पर दे रहा है कि कुछ लोगों को शराब बंद हो जाने के बाद में, नौकरी धंधा लगने के बाद में, हाथ में पैसा आने के बाद में, बीवी बच्चे जरा ठीक बिहेव करने के बाद में लगता है कि बस हो गया ना, मेरे को और कुछ चाहिए भी नहीं है। थोड़ा बहुत मैं गैम्बलिंग करूंगा, थोड़ा बहुत मैं औरतों के पीछे जाऊंगा, और थोड़ा बहुत मैं पोर्नोग्राफी देखूंगा, थोड़ा बहुत मैं दोस्तों के साथ में उटपटांगगिरी करूंगा, ये सब चीजें ठीक है, उतना तो चलता है, सभी सामान्य लोग करते हैं। अगर मैंने कॉम्प्रोमाइजेस किए, मैंने जो सिलेक्टिव सर्टन जो स्टेप्स है जो मेरा जीना सुखकर कर दे उतनी ही ले ली और बाकी पूरी तरह से कार्यक्रम नहीं लिया, तो जो जो विफलता, जो टेम्पररीली तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब भी मुश्किल समय आएंगे, जब भी संकट आएंगे, क्योंकि जिंदगी है तो अच्छाई के साथ में बुरे भी दिन देखने पड़ेंगे, तो ये बुरे दिन देखने की जो क्षमता है, वो जो रेजिलियंस है, जो 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 धैर्य प्राप्त होता है मुश्किल से मुश्किल समय में से भी जाते समय उसको भी कुछ पॉजिटिव कन्वर्ट करके अपने आप को बदलाव करने का एक जो मौका आता है, ये सब नहीं होगा आपने अगर आधा अधूरा कार्यक्रम लिया हुआ है। इस बात पर ये छोड़ देता है। इसका आगे वाला भी पैराग्राफ इसी संदर्भ में है। ओवर टू यू चंदू। Thank you, Bhushan. The best intentioned of us can fall for the two-step illusion. Sooner or later, the pink cloud stage wears off and things go disappointingly dull. We begin to think that A doesn't pay off after all. We become puzzled and discouraged. Then perhaps, as it has a way of doing, suddenly us a great big lump that we can't begin to swallow, let alone digest.
We fail to get work for promotion. We lose that good job. Maybe there are serious domestic or romantic difficulties, or perhaps that boy we thought God was looking after becomes a military casualty. What then? Have we alcoholics in AA got, or can we get the resources to meet these calamities which come to so many? There were problems of life which we could never face up to. Can we now, with the help of God as we understand Him, handle them as well and as bravely as our non-alcoholic friends often do? Can we transform these calamities into assets, sources of growth and comfort to ourselves and those about us? Well, we surely have a chance if we switch from two-stepping or to 12-stepping. If we are willing to receive that grace of God which can sustain and strengthen us in any catastrophe. Our basic troubles are the same as everyone else, but when an honest effort is made to practice these principles in all our affairs, AAs seem to have the ability by God's grace to take these troubles in stride and turn them into demonstrations of faith. We have seen AAs suffer lingering and fatal illness with little complaint, and often in good cheer. We have sometimes seen families broken apart by misunderstanding, tensions, or actual infidelity who are reunited by the AA's way of life. Though the earning power of most AA is relatively high, we have some members who never seem to get on their feet money-wise, and still others who encounter heavy financial reverses. Ordinarily, we see these situations met with fortitude and faith. Like most people, we have found that we can take our big lumps as they come. But also, like others, we often discover a great challenge in the lesser and more continuous problems of life. Our answer is in still more spiritual development. Only by this means can we improve our chances for really happy and useful living. And as we grow spiritually, we find that our old attitudes towards our instincts need to undergo drastic revisions. Our desires for emotional security and wealth, for personal prestige and power, for romance and for family satisfaction, all these have to be tempered and redirected. We have learned that the satisfaction of instincts cannot be the sole end and aim of our lives. If we place instincts first, we have got the cart before the horse. We shall be pulled backward into disillusionment. But when we are willing to place spiritual growth first, then and only then do we have a real chance. Shall I continue? Yeah, Yeah. because that's enough. लंबा हो गया. हाँ Okay. लंबा हो गया बट इट्स ऑल कंटिन्यूएशन ही है वो पूरा. Yeah. तो ठीक है चलो यहाँ तक ले लो. Yes. Okay. अब जहाँ पे टू स्टेपिंग की बात बिल कह के गया, उसके आगे उसी को कंटिन्यू करते हुए अगले पैरा में कहता है कि सबसे अच्छे इरादे वाले सदस्य भी इस टू स्टेप के भ्रम में फंस सकते हैं. जब शुरुआती पिंक क्लाउड उस अवस्था को कहा जाता है जहाँ पे मैं नया नया आता हूँ तो सब ए में अच्छा लगने लग पड़ता है और मैं बहुत खुश और उड़ने लग पड़ता हूँ थोड़ा सा. तो वो शुरुआती पिंक क्लाउड, वो हल्का आनंदमय शुरुआती उत्साह खत्म होता है तो जीवन फिर से डल लगने लगता है, बोरिंग लगने लगता है. फिर हम सोचने लगते हैं कि ए से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरी खुशियां फिर कम हो रही हैं. हम उलझन और निराशा में आ जाते हैं और फिर जीवन अचानक एक बड़ा झटका दे देता है. एक ऐसा दर्द जिसे हम निगल नहीं पाते, पचा भी नहीं पाते हैं. कई और चीजें बिल यहाँ पे उदाहरण के तौर पे देता है, जैसे प्रमोशन नहीं मिलता है, नौकरी चली जाती है, घर में गंभीर परेशानी बढ़ जाती है, रिश्ते टूटते हैं, शायद किसी प्रिय व्यक्ति हम ईश्वर की सुरक्षा में मानते थे, कोई बड़ी दुर्घटना या हानि झेलता है, यानी कि कोई अपना का घात हो जाता है. ये वो कठिनाइयां हैं जिन्हें अल्कोहलिज्म के दौरान हम कभी संभाल नहीं पाते थे. आगे कहता है, तो फिर क्या, व्हाट देन? क्या हम ए में रहते हुए इन बड़े जीवन के दुखों का सामना करने की क्षमता पा चुके हैं क्या?
और क्या हम यह ताकत हासिल कर सकते हैं जिसकी अल्कोहलिज्म में कभी कल्पना भी नहीं की थी? क्या अब अपने समझ के ईश्वर की शक्ति से हम इन विपत्तियों का सामना उतनी ही बहादुरी से कर सकते हैं जितना हमारे नॉन अल्कोहलिक मित्र करते हैं? यहाँ पे बिल एक सामान्य व्यक्ति के साथ एक प्रोग्राम पे आए हुए व्यक्ति की तुलना करता है। क्या हम इन दुखों को विकास के साधन, सीखने के अवसर और अपने तथा दूसरों के लिए समझ का स्रोत बना सकते हैं? अगर हम 2 स्टेपिंग छोड़कर पूरे 12 स्टेप्स पर चले तो हाँ, बिल यहाँ पे इस पैरा में हमें ये समझाता है, इस बात का उदाहरण देता है कि केवल 2 स्टेपिंग करने से हम ऐसी परेशानियों को झेल नहीं सकेंगे, हम टूट जाएंगे। और अगर हमें इन सब की तैयारी करनी है जो जीवन की सच्चाई है, तो हमें पूरे के पूरे 12 कदमों पर चलना पड़ेगा। अगर हम ईश्वर की उस कृपा को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं जो किसी भी विपत्ति में हमें संभाल सकती है और मजबूत बना सकती है। आगे आवर बेसिक ट्रबल्स आर द सेम एज एवरीवन एल्स। आगे बिल कहता है कि हमारी समस्याओं के बारे में कहता है कि हमारी मूल समस्याएं दुनिया के बाकी लोग जैसी ही हैं। ए में आ जाने से जीवन अचानक आसान नहीं हो जाता, लेकिन जब हम ईमानदारी से कोशिश करते हैं कि ए के सिद्धांतों को अपने हर काम, हर रिश्ते, हर परिस्थिति में लागू करें, तो फिर स्थिरता आ जाती है। ईश्वर की कृपा से समस्याओं को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें अपने विश्वास का प्रमाण बना लेते हैं। यानी कठिनाई रुकावट नहीं बनती, वह आध्यात्मिक विकास का अवसर बन जाती है। हमने ये सदस्यों को देखा है, आगे कहता है कि लंबे, गंभीर और कभी-कभी घातक रोग झेलते हुए, बिना शिकायत किए और फिर हिम्मत के साथ, मुस्कुराहट के साथ। हमने यह भी देखा है कि गलतफहमी, तनाव या बेवफाई से टूटे परिवारों की आध्यात्मिक जीवन शैली की वजह से फिर से जुड़ते हैं। यानी कि ये न सिर्फ अल्कोहलिक को ठीक करती है, वह पूरे परिवार को एक नई संभावना देती है। आगे ए में अधिकतर लोग आर्थिक रूप से अच्छे पैसे के, तो द अर्निंग पावर ऑफ मोस्ट इज रिलेटिवली हाई। बिल ये कहता है कि शराबियों की पैसा कमाने की क्षमता काफी अच्छी होती है, लेकिन कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जो हमेशा पैसों से परेशान रहते हैं और कुछ ऐसे जो बड़ी आर्थिक झमेले में फंसे हुए हैं। फिर भी एक ही राह पर चलने वाले इन कठिनाइयों का सामना हिम्मत और विश्वास के साथ करते हैं। इज दैट इट चंदू? आगे नहीं, वन मोर। इसके आगे बिल इसी को कंटिन्यू करता है कि हम परेशानियां हम कैसे झेलते हैं और हमारी आध्यात्मिक प्रगति कैसे होती है। अगले पैरा में कहता है कि हमने देखा है कि बड़ी बड़ी समस्याएं हम अक्सर किसी भी तरह संभाल लेते हैं, लेकिन छोटी रोजमर्रा की लगातार चलने वाली समस्याएं हमारे लिए ज्यादा कठिन होती है। ये छोटी चुनौतियां हमारे आध्यात्मिक सहनशीलता का सच्चा परीक्षण है। इन समस्याओं का समर्थन सिर्फ एक ही है, समाधान सिर्फ एक ही है, और अधिक आध्यात्मिक विकास। सिर्फ इसी राह से हम सच में खुश, उपयोगी और संतुलित जीवन जी सकते हैं। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक रूप से बढ़ते हैं, हमें एहसास होता है कि हमारी पुरानी प्रवृत्तियां यानी कि इंस्टिंक्ट्स, जिन्हें हम स्वाभाविक मानते थे, नेचुरल मानते थे, उनमें गंभीर बदलाव की जरूरत है। भावनात्मक सुरक्षा, पैसा, संपत्ति, प्रतिष्ठा और शक्ति, रोमांस, पारिवारिक सुख, ये सब बुरी चीजें नहीं है, लेकिन इन्हें नियंत्रित यानी कि टेम्पर्ड और नई दिशा में रीडायरेक्टेड लेके जाने की जरूरत है। इनकी गुलामी खत्म होनी चाहिए, बिल यहाँ पे कहता है। हमने सीखा है कि सिर्फ अपनी प्रवृत्तियों को संतुष्ट करना हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। अगर जीवन सिर्फ इच्छाओं को पूरा करने में बीते तो वह खाली और अधूरा रह जाएगा। अगर हम अपनी प्रवृत्तियों को
जीवन का पहला मुख्य लक्ष्य बना दें तो ये वैसा ही है जैसे घोड़े के आगे गाड़ी लगाना, सब उल्टा हो जाता है और फिर जीवन पीछे की ओर जाता है, निराशा, भ्रम और असंतोष की तरफ। लेकिन जब हम ईमानदारी से आध्यात्मिक विकास को प्राथमिकता देते हैं, तभी और सिर्फ तभी हमारे पास वास्तविक, स्थायी, गहरी रिकवरी का अवसर आता है। पहले आध्यात्मिक विकास, फिर बाकी सब। यस। तो इतनी खूबसूरत बात बिलडब्ल्यू ने यहाँ पर कही है कि जो मुश्किलें आती है जिंदगी में, वही आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी लेके आती है। अगर मुश्किलें आई ही नहीं तो मैं सेफली टू स्टेपर करके पूरी जिंदगी खुशी खुशी निकाल सकता हूं कि भाई शराब के सामने शरणागति स्वीकार कर ली और 4 बेवड़ों को संदेशा दे दिया, मेरे जिंदगी को मतलब प्राप्त हो गया, मैं अभी नॉर्मल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की बात करता है, मेरे अंदर जो भी असामान्य सिचुएशंस को सामने जाने के बाद में उन्हें फेस करने का जो धैर्य प्राप्त हो जाता है, धीरे 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 मेरी क्वालिटी ऑफ माय स्पिरिचुअलिटी गोज ऑन इम्प्रूविंग। जैसे कहते हैं ना कि सोने को जितना तपाओगे उतना ज्यादा प्योर होते जाता है, या लोहे को जितना तपाओगे उतना उसको मोल्ड कर सकते हो आप, उसको उतना आप चाहे वैसा उसको मोड़ सकते हो। बिल्कुल वैसी ही बात यहाँ पर बिलडब्ल्यू ने छेड़ी हुई है। अब सभी 12 कदम मालूम होना, ये तो सोबराइटी के पहले साल भर में ही हो जाता है। वो मुझे भी मालूम हो गया था, मैं अच्छा खासा शेयरिंग भी करता था, नाइट विजिल में स्पीकर बिकर करके भी जाता था। लेकिन मेरी ये जो समझ है, ये समझ को टेस्ट करने का मौका आया जब 1993 में 1991 के नवंबर महीने में मैं सोबर हुआ 22 तारीख को। बाय द वे दैट रिमाइंड्स मी कि आज रात को 12 बजे तक मैं नहीं पिया तो 34 साल मेरे पूरे हो जाएंगे। सो यही वो दिन था कि मेरी शराब तो रुक गई थी, 1 साल बीत गया था और मैंने 1993 2 साल बीत गए थे। 91 के नवंबर में रुक गया और 93 के नवंबर में मैंने बिजनेस शुरू कर दिया। अब जैसे पिंक क्लाउड स्टेज बिलडब्ल्यू कहता है, वैसे शुरुआत के दिनों में बहुत अच्छा रिस्पांस आया, लंबे लंबे से ग्राहक आते थे। मैंने मेहनत भी बहुत डाली, लेकिन मैंने, मेरे पत्नी ने, दोनों ने मिलकर मेहनत करके एक बिजनेस खड़ा करना शुरू कर दिया। और मुझे यूं ही लग रहा था कि अपने जिंदगी में कुछ गलत जा ही नहीं सकता। मतलब एक तरफ AA का कार्यक्रम है, एक तरफ मेरे मेरे अंदर स्पिरिचुअलिटी है, मैं अभी सजग जागरूक हो चुका हूँ और अभी धंधा भी मैं जोर से करूंगा। मेरी एम्बिशन, किसी ने मुझे पूछा था क्या है तेरे को, क्या करना, क्या बिजनेस, बोलता है आई वांट टू मेक द नंबर 1 ब्रांड ऑफ दिस कंट्री, ज्वेलरी का नंबर 1 ब्रांड मैं बनाना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह। ऐसी मैं ईगो वाली, एरोगेंट वाली बातें मैं हमेशा करता था, हाँ कार्यक्रम पे। लेकिन मैं सोचता था कि एम्बिशन रखने में क्या हर्ज है, पैसा तो मुझे ढेर सारा कमाना है, तो उसमें गलत क्या है यार। इतने दिन मैंने डिप्राइवेशन में निकाले, अब मुझे जीना है, मुझे कुछ बनाना है। लेकिन 1995 में मेरे ही कुछ किए हुए बिजनेस डिसीजन की वजह से बहुत बड़ा लॉस हो गया। जब कभी इतना पैसा कमाया नहीं था, जितना सोचा नहीं था, उससे 10 गुना ज्यादा बड़ा मैंने लॉस कर दिया। 1995 की जैसे साल में 35 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। अब फट गई, एकदम से हालत गंभीर हो गई। अब इसका सामना कैसे करे, ये सब सप्लायर लोगों के पैसे कैसे चुकते करे, माल बेकार हो गया, मशीनरी चल नहीं रही है, फैक्ट्री डाल दिया था वो चल नहीं रहा था, और पैसे में पूरी तरह से मैं ये हो गया था। बाप ने तो पहले से ही मना कर दिया था, बैंकों ने भी हाथ ऊपर कर दिए। और वो जो सिचुएशन थी कि दिन में 12-12, 14-14 बार लोग मुझे पैसे के लिए फोन करते थे। मैं था, मेरी बीवी थी और मेरा बच्चा था, और एवरी डे मेरे
एक दफा मेरे बीवी ने बताई, मैं एक दो दफा, वो उन दिनों लैंडलाइन का जमाना था तो मैं फोन लेता नहीं था। तो एक दिन मेरे बीवी ने मुझे बताया, दूसरे तीसरे दिन उसने देखा कि मैं फोन लेना अवॉइड कर रहा हूँ, कि फोन नहीं लेने से समस्या निकल नहीं जाएगी। तुम फोन नहीं लोगे तो वो कल तुम्हारे घर पे आएंगे, कल तुम्हारे बिजनेस की जगह पे आएंगे, फिर क्या करोगे, कैसे अवॉइड करेंगे? यू विल हैव टू फेस, तुम्हें फेस करना ही है। तुम भागने वाले हो क्या? तुम इनका पैसा चुरा के जाने वाले हो क्या? तुमने कोई चोरी की है क्या? तुमने कुछ गलत की है क्या? नहीं, तुमने बिजनेस किया है, करने में एक आधी गलती हुई होगी, नुकसान हुआ होगा, बट तुम्हारी नीयत खराब नहीं है, ये लोगों को समझना जरूरी है। दोस्तों, ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन वो एक एक सप्लायर को, एक सप्लायर था वो हर घंटे में मुझे फोन करता था और मैं हर घंटे उसका फोन लेता था और हर घंटे बोलता था कि चिंता मत करो, मैं दे दूंगा, आज नहीं है लेकिन दे दूंगा। और धीरे 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 95 to 99 4 साल लगे मुझे वो पूरा का पूरा जो पैसा था वो निपटाने के लिए। लेकिन वो जो तपश्चर्या लगी, वो जो मेहनत लगी, वो जो धीरज लगा, वो जो पेशेंस लगा, इस दौरान 95-96 के बीच में मेरा जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था, उसने एक दिन मेरे को बुलाया और मुझे बोला कि आप आपका नाम है, आपकी मतलब फेमस है कि आपको मिट्टी दे तो मिट्टी भी बेच के आओगे, तो कहाँ ही आप धंधा वंदा कर रहे हो, मेरे पास आ जाओ, मेरा पूरा मार्केटिंग संभालो, मैं आपको, वो टाइम पे वो मारुति 1000 मार्केट में नई नई आई थी, मैं आपको मारुति 1000 देता हूँ, ₹1,00,000 महीने का पगार देता हूँ। इमेजिन करो दोस्तों, वो दिन जब भी मैं धंधा करके मेरे हाथ में इतना पैसा नहीं आ रहा था, उतना वो पगार देने के लिए तैयार हो गया और बोले ये सब बंद करो, ये धंधा वंदा। और वही पार्टी के मुझे कुछ 12-13 लाख रुपए देने थे। बोलता वो पैसा भी हम लोग देख लेंगे, संभालेंगे, लेकिन आप मेरा मार्केटिंग संभालो, क्योंकि वो प्रोडक्ट बनाना जानता था, बेचने को नहीं आ रहा था उसको। मैं घर पे आया खुशी से और मैं मेरे बीवी को बोला कि अपनी सभी फाइनेंशियल डिफिकल्टी दूर हो गई, मेरे को अभी उसने जॉब ऑफर किया, ₹1,00,000 एक साल भर के अंदर अपना पूरा पैसा रिपे हो जाएगा, फ्री हो जाएगा और बाद में मजा। मेरे बीवी ने बिठाया मेरे को और मुझे पूछा कि तूने धंधा क्यों किया था, ये किस लिए तेरे को धंधा करना, तेरा अच्छा जॉब चल रहा था, तू अच्छा पोजीशन पे था, सब कुछ तेरा नाम था, पहचान थी, क्यों तूने वो सब छोड़ के धंधा किया, पैसे के लिए? तो मैं बोला नहीं, मेरे को खुद का कुछ खड़ा करना था। तो बोले तो पहला संकट आ गया तो उसमें डर गया तू, मैंने तेरे को ज्यादा पैसा मांगा है, तेरा धंधा गलत है क्या? मैं बोला नहीं। ये धंधा संवर सकता है क्या? मैं बोला हाँ। इसमें से तो बाहर आके कुछ खड़ा कर सकता है, ऐसा तेरे को विश्वास है क्या? मैं बोला हाँ। तो मैंने कहा पैसा मांगा हुआ है, उसको बोल कि नहीं, मेरे को धंधा करने का था, इसके लिए मैं उतरा हूं, मैं धंधा करूंगा, धंधा करके आपका पैसा दे दूंगा, चिंता मत करो। मैं भी एकदम सोच लिया कि मैं पैसे के पीछे जाऊंगा तो ना मुझे पैसा मिलेगा, ना मेरा सपना धंधा करने का पूरा हो जाएगा। लेकिन धंधा करने का और सक्सेस करने का और एक ब्रांड बनाने का, ये अगर मेरा इमेज, ये मेरा अगर विजन होगा, तो पैसा आने में शायद थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन मेरी हर चीज वो तो पूरी तो करेगी ना। धंधा करते ही लोग सब प्रॉफिट के लिए है, तो मेरे को भी तो मिलना ही है। इट्स जस्ट दैट मेरे हाथ में कैपिटल नहीं होने की वजह से ये मेरा नुकसान हुआ है, तो कोई बात नहीं। तो मैंने जाके वो जो भी पार्टी को समझाया कि देखो भैया, मैं आपके पैसे पूरे दे दूंगा, लेकिन मुझे धंधा करना है, मुझे जॉब नहीं करना है। दोस्तों, वो आदमी इतना सरप्राइज हो गया, बोलता है क्या जुनून है तेरा, बोलता है धंधा करने का, ना तेरे फैमिली में किसी ने धंधा किया, नहीं तेरे पास पैसा नहीं है, ना तजुर्बा है, लेकिन तेरे को धंधा करने का। जा बोले तू कर, मैं तेरे को पैसा नहीं मांगूंगा, जब भी तेरे को होएगा तभी मेरा पैसा दे दे। इट टुक 4 years टू रीपे दैट मनी। लेकिन वो 4 साल में दोस्तों, जो भी मैंने हार्डशिप्स निकाली, तकलीफ निकाली, एकदम कम से कम स्टाफ में, कम से कम ये इसमें मैंने ज्यादा से ज्यादा एफर्ट डाल के वो सब जो निपटा है ना, उसने मुझे पावरफुल बनाया। उसने मेरे को अपने आप का जो कॉन्फिडेंस था
और कि मैं इतनी बड़ी आपत्ति को मैं सामना कर सकता हूं। ये जो करेज जो है कि वो ओनली व्हेन यू आर टेस्टेड उसके आपके अंदर का वो आता है। कई बार वो टाइम पे मैं मीटिंग में जाता था, मेरे बिजनेस के डिफिकल्टीज के बारे में शेयर करता था। मैं जानता था कि कोई मेरे को मदद कर नहीं सकता है, कोई मुझे बता नहीं सकता है, लेकिन बोल के मुझे हल्का लगता था और मैं वापस जाके अगले दिन से वापस सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक मेहनत करना चालू करता था। मैंने एक बात तो देखी कि जब भी आपके सामने विपरीत परिस्थिति आती है तभी आपके कार्यक्रम की स्ट्रेंथ देखी जाती है, तभी आपकी आध्यात्मिक जो आपका जो स्थिरता है वो देखी जाती है। सोब्राइटी में दोस्तों मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप का भी सिचुएशन आया और ऑलमोस्ट सोब्राइटी में अभी मैं पूरा अपना फैमिली तहस नहस करता हूं, क्या मेरी बीवी के साथ के संबंध खो देता हूं या वापस दोबारा अकेला हो जाता हूं, क्या ऐसी अवस्था मैंने करके ली। ये इंस्टिंक्ट्स के चक्कर में, सेक्स इंस्टिंक्ट, किसी ना कोई जब तुम सक्सेसफुल हो जाते हो, तुम्हारे हाथ में पैसा आ जाता है और तुम थोड़ी सी अच्छी बात कर सकते हो तो औरतें तुम्हारे पास अट्रैक्ट होने वाली है। तो लेकिन मैंने अपने इंस्टिंक्ट्स के ऊपर काबू नहीं करने की वजह से मैं बहक गया। लेकिन दोस्तों वो भी सिचुएशन ऐसी थी, एसिड टेस्ट बोलते ना, सोबराइटी की एसिड टेस्ट, ये टेस्ट जब भी आई और जब भी मुझे रियलाइज हुआ, सभी मेरे जो हितचिंतक थे, मार्गदर्शक थे, स्पिरिचुअल गाइड्स थे, सब लोगों ने मुझे टप्पे टप्पे से बताया कि देख यही मौका है, ये टेम्पटेशंस तो सबको आनी है, लेकिन अगर टेम्पटेशंस के ऊपर हावी होकर तू दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर सका लाइफ, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई तेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम, व्हाट आर यू टॉकिंग, जब भी बोलता है तू 6th एंड 7th की बात करता है, व्हेन यू टॉक अबाउट 8th एंड 9th, ये जो बात करता है खाली बातें करता है या तू करता भी है। और दोस्तों वही बीवी के साथ में रीएस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप्स, उसके साथ में किए हुए करतूतों का कबूली देकर उसमें से माफी मांगकर वो सभी लफड़े बंद कर अपने आप को पूरी तरह से उसमें से विमुक्त करके दोबारा एक हेल्दी मैरिज, एक हेल्दी लाइफ, एक हेल्दी फैमिली, सबको पता चल गया था। लेकिन सबके साथ में बात करके अपने गलतियों का एहसास जता के अपने आप को बड़ा दिखाते या अपने किए हुए को जस्टिफाई नहीं करने का कोशिश किया। तो ये सभी जो चैलेंजिंग सिचुएशंस आई, मैंने खाली 2 एग्जांपल्स बताई, लेकिन रोजाना ही आपके लाइफ में टेम्पटेशन या स्पिरिचुअलिटी, ये रोजाना ही चॉइस होता है। हर चीज में कहीं ना कहीं आप दिन में जो भी कर रहे हो वहां पर, आज की बात है, मेरे को किसी और एक सामाजिक संगठन है जहां पर एक बड़ी पोजीशन लेने के लिए बुलाया, लेकिन अगर वो पोजीशन मैं लेता हूं तो मेरे जिंदगी के 3 साल लगभग पूरी तरह से वहां पर व्यस्त हो जाएंगे। दोस्तों अगर मैं ये करता हूं तो मैं जो आम दुनिया के जो सक्सेसफुल लोग हैं, एम्बिशियस लोग हैं, कैरेक्टर डिफेक्ट से भरे हुए लोग हैं, उनके बीच में जाकर अगर मैं वो पोजीशन लेता हूं, ना मैं मेरे एए के लिए समय दे पाऊंगा, ना मैं मेरी आध्यात्मिकता, सात्विकता को उतनी मात्रा में रख पाऊंगा, क्योंकि जो आज मैंने अपने आप के लिए जिंदगी बनाई है, एक सात्विक, एक सीधा चलने वाली, एक लेस स्ट्रेस वाली, एक मुझे जो कंफर्ट देता है, एट द सेम टाइम मेरे से कुछ मेरी जिंदगी को पर्पस देता है, ऐसी जो मैंने जिंदगी बनाई, वो शायद वो गाड़ी थोड़ी सी डिरेल हो सकती है। मेरे मन में टेम्पटेशन तो आया था कि सामने से सब चल के आ रहा है, लोग मुझे चढ़ा रहे, झाड़ पे बिठा रहे, तो मैंने लेनी चाहिए। लेकिन कल ही मैंने मेरे बीवी के साथ में डिटेल में बात की और मेरा रिग्रेट उनको दे दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं मेरी जिंदगी की प्रायोरिटीज अलग है और मैं ये सब चीजों में अपना समय और व्यतीत नहीं करना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग गलत कर रहे हो, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन इट्स नॉट फॉर मी। तो दोस्तों एक समय ऐसा आ जाता है जहां पर तुम्हारी इंस्टिंक्ट्स को टेस्ट किया जाता है, वो तुम्हारी सेक्स इंस्टिंक्ट्स हो, तुम्हारी ग्रीड हो, तुम्हारी जेलसी हो, किसी भी प्रकार के जो डिफेक्ट्स है तुम्हारे अंदर के,
वो टेस्ट किए जाते हैं, और यही मौका है उनको मना करके अपने आध्यात्मिक जीवन को पकड़कर आगे चलने का। सो बिल डब्ल्यू यहाँ पर जो महती बता रहे कि सेकंड 2 स्टेप पर न रहते हुए जब आप 12 के 12 पहियों को लेकर आप जब भी चलते हो तो आपको अंदर से एक विलक्षण अंदरूनी शक्ति प्राप्त हो जाती है, आने वाली हर परिस्थिति में खुद को संभालने की और एक तटस्थता से, साक्षी भाव से उनको देखने की, और हर एक ऑब्स्टेकल को अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक टप्पा बनाने की संधि देता है। तो ओवर टू यू चंदू। थैंक यू भूषण। एक क्वेश्चन है, वो हम शायद बाद में लेंगे, इसके बाद आप देख लीजिए, चैट में है। ओके, आई विल कंटिन्यू रीडिंग। आफ्टर वी कम इनटू AA, if we go on growing, our attitudes and action towards security, emotional security, and financial security commence to change profoundly. Our demand for emotional security, for our own way, had constantly thrown us into unworkable relations with other people. Though we were sometimes quite unconscious of this, the result always had been the same. Either we had tried to play God and dominate those about us, or we had insisted on being over dependent upon them. Where people had temporarily let us run their lives as though they were still children, we had felt very happy and secure ourselves. But when they finally resisted or ran away, we were bitterly hurt and disappointed. We blamed them, being quite unable to see that our unreasonable demands had been the cause. When we had taken the opposite tack and had insisted, like infants ourselves, that people protect and take care of us, or that world owed us a living, then the result had been equally unfortunate. This often caused the people we had loved most to push us aside, or perhaps desert us entirely. Our disillusionment had been hard to bear. We couldn't imagine people acting that way toward us. We had failed to see that though adult in years, we were still behaving childishly, trying to turn everybody, friends, wives, husbands, even the world itself, into protective parents. We had refused to learn the very hard lesson that over-dependence upon people is unsuccessful because all people are fallible, and even best of them will sometimes let us down, especially when our demands for attention become unreasonable. Continue. Yes, as you made spiritual progress. As we made spiritual progress, we saw through these policies. It became clear that if we ever were to feel emotionally secure among grown-up people, we would have to put our lives on a give and take basis. We would have to develop the sense of being in partnership or brotherhood with all those around us. We saw that we would need to give constantly of ourselves without demands for repayment. When we persistently did this, we gradually found that people were attracted to us as never before. And even if they failed us, we could be understanding and not too seriously affected. Thank you. Okay. So, Bill, after we come into here, बिल अभी एक और नजरिए की बात करता है। वो कहता है कि ए में आने के बाद में जब हम आध्यात्मिक तौर तरीके में आगे चलते हैं तो हमारी सुरक्षा के बारे में सोचने और व्यवहार करने का तरीका गहराई से बदल जाता है, चाहे वो भावनात्मक सुरक्षा हो या आर्थिक सुरक्षा। पहले हम सुरक्षा को गलत जगह पर ढूंढते, सुरक्षितता को गलत जगह पर ढूंढते थे, अब वो धीरे धीरे बदलने लगती है। हमारी भावनात्मक सुरक्षा की अत्यधिक मांग की चीजें हमारी इच्छा के अनुसार ही हों, हमें हमेशा ऐसे रिश्ते में ले जाती थी जो चल ही नहीं सकते थे। हम या तो हावी होते थे, या तो हम डोमिनेट करते थे, या फिर अत्यधिक निर्भर हो जाते थे।
दोनों ही स्थितियां गलत थी। अक्सर हमें यह पता भी नहीं होता था कि हमारी भावनात्मक असुरक्षा लोगों पर कैसा असर डाल रही है, पर परिणाम हमेशा एक ही होता था। या तो हम ईश्वर की तरह बनकर दूसरों पर हुकूमत करते, या हम उन पर अत्यधिक निर्भर हो जाते थे, उनसे उम्मीद रखते थे कि हमारी सारी भावनात्मक जरूरत पूरी करें। दोनों रास्ते रिश्तों को तोड़ देते हैं। जब कुछ लोग थोड़े समय के लिए हमें यह इजाजत दे देते थे कि हम उनके जीवन को नियंत्रित करें, जैसे वो बच्चे हो और हम उनके संरक्षक, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। हमें महसूस होता था कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन यह सुरक्षा झूठी थी, अस्थायी थी। पर जैसे ही वे लोग हमारी नियंत्रणकारी आदतों का विरोध करते हैं, हमसे दूर चले जाते थे। हम गहरे दुखी और निराशा हो जाते थे, और फिर हम उन्हें दोष देते हैं, यह देखे बिना कि असली कारण हमारी अवास्तविक अत्यधिक मांगे थी। आगे बिल कहता है, कभी कभी हम बिल्कुल उल्टा रास्ता पकड़ लेते थे। हम खुद बच्चों की तरह व्यवहार करने लग पड़ते थे और ये उम्मीद रखते थे कि लोग हमारी रक्षा करें, हमारी देखभाल करें, दुनिया हमारा पालन पोषण करे, वगैरह वगैरह। यह सोच भी उतनी ही विनाशकारी थी जितना दूसरों को नियंत्रित करने वाली। इस तरह की अत्यधिक निर्भरता और मांगे अक्सर उन लोगों को जिन्हें हम सबसे अधिक प्यार करते हैं, हमसे दूर कर देती थी। कुछ तो हमें पूरी तरह छोड़ भी देते थे। यह निराशा, यह टूटना हमारे लिए बहुत कठिन होता था। हम यह मान ही नहीं पाते थे कि लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। हमें लगता था कि हम बेवजह पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी। हम यह नहीं देख पाते थे कि उम्र में तो हम बड़े थे, लेकिन व्यवहार से अभी भी बच्चे थे। हम हर किसी को दोस्त, पत्नी, पति, यहाँ तक कि दुनिया को अपने माता पिता की तरह बनाना चाहते थे, जो हमें बचाए, संभाले, पूरा करें। हम उस कठिन लेकिन जरूरी सीख को स्वीकार नहीं करते थे कि लोगों पर अत्यधिक निर्भर होना हमेशा विफलता का कारण होता है, क्योंकि इंसान कितने भी अच्छे क्यों ना हो, गलती कर सकते हैं और कभी-कभी हमें निराश भी कर सकते हैं। और जब हमारे ध्यान प्रेम और सुरक्षा की मांगे अनुचित हो जाती है, तो लोग हमें छोड़ देते हैं। इसका कारण लोग नहीं है, हमारी गलत अपेक्षाएं थी। जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती गई, as we made spiritual progress, we saw this fallacies। बिल कहता है कि ये जो चाइल्डिशनेस था, ये जो ओवर डिपेंडेंस था, या तो कंट्रोल करने की हमारी जो वृत्ति थी, उसके आगे हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती गई तो हमें इन गलत फहमियों को साफ साफ देखना शुरू कर दिया। हमें समझ आया कि अगर हमें भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करना है, और वह भी सामान्य लोगों के बीच, तो हमें जीवन को लेने देने यानी कि गिव एंड टेक के आधार पर जीना होगा। हमें अपने आसपास के लोगों को साझेदार या पार्टनर्स या ब्रदरहुड की बात करता है, भाईचारे की नजर से देखना होगा, न कि मालक या सेवक या माता पिता की नजर से। हमें समझ आया कि हमें लगातार देना होगा, बिना किसी वापसी की उम्मीद रखे। जब हमने ऐसा करना शुरू किया, नियमित रूप से, ईमानदारी से, तो हमने पाया कि लोग पहले से ही कहीं ज्यादा हमारी ओर आकर्षित होने लगे, रिश्तों में सहजता आने लगी है। और अगर लोग कभी चूक भी जाते थे, हमें निराश करते थे, तो हम उसे समझ पाते थे और उससे बहुत परेशान नहीं होते थे। यानी हम भावनात्मक रूप से स्थिर होने लगे। बिल ने इन पैराग्राफ्स में हमारी भावनात्मक जरूरतें, हमारे वो चाइल्डिश स्वभाव, हमारे जो विचित्र एटीट्यूड्स हैं, हमारे इस मामले में जो कल्पनाएं बनी हुई हैं, उनको बिल ने इन पैरास में हमारे सामने रखा है।
यस भूषण। अगर देखते हैं ना लकी हम लोग, तो इसकी शुरुआत भी हमारी ग्रुप लाइफ से ही होती है। हम लोग जब भी एए में आते हैं, नए नए आते हैं, तो वी आर एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन दी ओल्ड टाइमर्स। लोग आएंगे, लोग गाइड करेंगे, लोग बताएंगे, हम लोग वी आर डिपेंडेंट ऑन द स्पॉन्सर। धीरे 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 जैसे हम लोग स्टेबल होने लगते हैं, वैसे हम लोग अपने आप से कुछ सेवा करने लगते हैं। भले चाय के कप बांटना हो, या बाकड़े लगाना हो, या लाइट बीट पंखे चालू कराना हो, मीटिंग रूम साफ सुथरी करनी हो, वी स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर धीरे 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 वी स्टार्ट ऑक्यूपाइंग द चेयर, हम लोग का चेयरमैन बनते हैं ग्रुप का। और फिर विदाउट कमांडिंग पीपल वी ट्राई टू क्रिएट अ गुड मीटिंग एटमॉस्फेयर। हम लोग एक अच्छा मीटिंग बनाने का प्रयास कर सकते हैं, ताकि अच्छे से अच्छे शेयरर्स आए, अच्छे से अच्छे विचार प्रदर्शित हो, और सभी लोग मीटिंग छोड़कर जाते समय कुछ ना कुछ लेकर ही गए हैं, इस भाव में जा सके। ये जो अनुभूति है, यानी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन टू कम देयर, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन टू डू समथिंग फॉर अदर्स, एंड इन रिटर्न जो भी मिला है वो भर भर के लेके जाना है। हर मीटिंग एकदम अच्छी होगी ऐसा नहीं है, लेकिन मीटिंग से बाहर निकलने के बाद में हम लोग उस विचार को झटक देते हैं। कुछ मीटिंग जो बहुत अच्छी हो गई उनको जरूर याद रखते हैं, पॉइंट्स रखते हैं, कुछ अच्छी शेयरिंग सुनने को मिली तो उसको हम लोग ये करते हैं। लेकिन अगर कुछ बुरा अनुभव आता है तो उसको झटक के हम लोग आगे जाते हैं। ये जो ग्रुप लाइफ है, ये हमारा जो नया समाज है ग्रुप, ये हमारा पहला नया समाज है सोब्राइटी के बाद का। यहां से इसकी शुरुआत होती है। एंड देन जब भी हम लोग समाज में भी जाते, पहले बिल्कुल ऐसे ही था। मैं या तो आई वॉज अ डिक्टेटर, यानी जो मैं बोलूंगा वैसे ही होना चाहिए, तब भी होना चाहिए, जैसा बोला था वैसा ही होना चाहिए, नहीं तो मैं तमाशा करूंगा। या तो इस अवस्था में, या तो अगर मैं नरम हूं तो फिर यार मेरे को कोई बचाओ, मेरे को कोई संभालो, मेरा कुछ तो भी करो। इस अवस्था में, यानी दो एक्सट्रीम में पेंडुलम की तरह मैं इमोशनल क्या कहते हैं उसको, रोलर कोस्टर पे रहता था। लेकिन धीरे 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 कार्यक्रम करने के बाद में खुद की पहचान हो गई, खुद की खामियां जो है वो नजर आने लगी, और इमोशनली उत्तेजित होने का मेरे को कोई कारण नहीं है। हर चीज के लिए मुझे एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। हर चीज को मैं गिव एंड टेक, एक साक्षी भाव से, विदाउट गेटिंग इमोशनल डिटैचमेंट जिसको कहते हैं, वो डिटैचमेंट के साथ में भले सक्सेस है तो उसका आनंद भी एकदम, मैं एकदम अभी अभी क्या करूं, छप्पर बजा के नाचूं, ऐसा आनंद भी नहीं। और अगर दुख भी होता है तो ठीक है यार, गलतियां तो लोगों से होती है, अगर कोई निगेटिव अनुभव आता है तो वो जो ट्रांजैक्शनल नेचर उसने बताया, बिल्डब्ल्यू यहां पर कहता है कि मेच्योर लोग क्या करते हैं, मेच्योर लोग व्यवहार करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, गिव एंड टेक करते हैं। और इमेच्योर लोग क्या करते हैं, इमेच्योर लोग या तो कब्जा करने का कोशिश करते हैं या तो डिपेंड होने का कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट साइन ऑफ मैच्योरिटी इज व्हेन वी स्टार्ट गिव एंड टेक। नॉर्मली वन फॉलोज द अदर। अब एक किस्सा बताता हूं। जब भी मैंने सोब्राइटी के जो बिजनेस के जो कुछ शुरुआत के दिन थे, बिजनेस मेरे नाम पे, बिजनेस की कमाई मेरे नाम पे, तो जो प्रॉपर्टीज होगी वो सभी प्रॉपर्टीज मेरे नाम पे, जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट सेविंग्स किया वो सब इन्वेस्टमेंट्स मेरे नाम पे, क्योंकि कमाई मेरे नाम पे थी तो सब कुछ मेरे ही नाम पे। और जब भी मेरा वो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो चक्कर हुआ, और उसके बाद में मैं जब भी सयाना बनकर रिटर्न होकर अमेंड्स करने को आया, तो मेरे पत्नी ने एक बार मेरे को पूछा कि तू इक्वालिटी की बात करता है, तू रिस्पेक्ट की, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करता है, तो मेरे नाम पे क्या है? अगर तू सचमुच वो किसी पराई औरत के साथ में चला जाता तो तेरे लिए पूरी जिंदगी देकर, तेरी अल्कोहलिज्म को सहकर, तेरा सब बकवास सहने के बाद में आज आधे अधूरे जिंदगी में मेरे हाथ में क्या था? मुझे रियलाइज हुआ दोस्तों
कि मैं सो सेल्फ ड्रिवन और सेल्फ सेंट्रिक था कि मैंने सोचा था ये तो मेरी बीवी है, मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा ना, मैं उसको सब कुछ तो देता हूँ, तेरे को क्या कमी है, तेरे को जो भी चाहिए उतना पैसा ले लेना, तेरे को क्या चाहिए, बच्चे को सब जो चाहिए वो देता हूँ, तेरे को जो चाहिए वो देता हूँ, तेरे को कभी खर्चे को मैंने हाथ नहीं रोका। अरे तूने रोका नहीं है, यानी तू सेठ और वो तेरे ऊपर डिपेंडेंट, ऐसा क्या? एंड आई रियलाइज्ड कि व्हेन आई टॉक अबाउट पार्टनरशिप, व्हेन आई टॉक अबाउट म्यूचुअल रिस्पेक्ट, की मैं जब भी बात करता हूँ एक दूसरे के प्रति आदर और समान भाव की बात करता हूँ, तो साले फिर जो कुछ भी किया है, जो तूने किया है, वो उतना ही, उससे ज्यादा ही शायद उसने किया होगा, तो उसका उसको क्या है? मैं अगर मेरे इंस्टिंक्ट से ड्राइव होके अगर मैं ऐसी हरकतें कर सकता हूं, तो मैं बाकी सबको ही धोखे में ला सकता हूं। उसके बाद मैं कॉन्शियसली बैठ के जो भी था, जो भी मैंने कमाया था, जो भी हम दोनों ने मिलके कमाया था, वो दोनों के नाम पे हम लोगों ने इक्वल 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 कर दिया। नॉट बिकॉज मैं वापिस जाके लफड़ा करने को फ्री, बट बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो हर दैट आई रिस्पेक्ट हर, कि मैं तेरा इज्जत करता हूं और तेरे को बराबरी से देखता हूं, और तेरा जो रोल है मेरे जीवन में वो मैं पूरी तरह से अप्रिशिएट करता हूं, और वो मैं पैसे में नहीं गिनना चाहता। ये पूरा का पूरा जो जो फीलिंग है, ये फीलिंग बात करके नहीं होने वाला था, उसके लिए मुझे कृति की आवश्यकता है होती है। सेम थिंग दोस्तों, अभी परसों का दिन है, परसों का दिन, सो मेरे कंपनी को कुछ 32 साल पूरे हो गए, और मेरे पास जो स्टाफ है उनमें से कई सारे लोग हैं जो 15 साल से 20 साल से ज्यादा, 25 साल से ज्यादा मेरे साथ में है। और अभी जब भी दिवाली हुई, अच्छा बिजनेस हुआ, और जब भी बिजनेस अच्छा होता है तो प्रॉफिट मेरे और मेहनत उनकी। तो मैंने परसों के दिन हमने एक गेट टुगेदर अरेंज किया, और मैंने सबको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा उनको अवार्ड, रिवॉर्ड या जो भी कहना है, इंसेंटिव्स वगैरह, वो मैंने उनको दिए। और उनको मैंने बोला कि ये मैं नहीं कर सकता था, ये आप लोगों ने किया, और मैं खाली आपके, मैंने मेरा हिस्सा किया, आपने आपका हिस्सा किया, और इसके वजह से ही आज ये हम लोग 32 साल से ये हम लोग धंधा संभाल रहे। और मैं तो बूढ़ा हो गया, लेकिन आगे आप लोग को ही चलाना है। तो ये जो भी बात मैं उनके साथ में कर रहा था कि ऑफ इक्वालिटी, ऑफ पार्टनरशिप, कि तुम इनसिक्योर नहीं हो, तुम मेरे साथ में हो, मेरे साथ में तुमने इतने सालों से काम किया, 20-20 25-25 साल से काम किया है, तो मैं सेठ नहीं और तुम मेरे एम्प्लॉय नहीं, बल्कि हम सब अपने अपने रोल कर रहे हैं, अपने अपने रोल कर रहे हैं, और हर रोल जो है वो उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, और उसकी मैं इज्जत करता हूँ। ये भाव मैं बताने का प्रयास कर रहा था, और मैं देख रहा था उनको वो पहुंच रहा था। एवरीवेयर इन लाइफ जो भी मुझे चाहिए वो पाने के दो तरीके होते हैं, एक मांग के लेना या खिसक के लेना, और दूसरा है जो ट्रांजैक्शन करके उसका कुछ मूल्य देकर उसका व्यवहार कर कर लेना। जब भी मैच्योर लोग जो होते हैं वो व्यवहार करके लेते हैं। तो बिल डब्ल्यू यहाँ पर बड़ी खूबसूरती के साथ में कहता है कि हमें एक ऑब्जेक्टिविटी प्राप्त हो जाती है कि अच्छा हुआ तो हम लोग खुशी से स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर सामने वाले ने अच्छा नहीं किया या हमारे को सही ढंग से नहीं हैंडल किया, तो ठीक है, लोगों से गलतियां होकर हम लोग छोड़ भी देते, उसका ग्रज नहीं रखते, उसको मन में नहीं रखते। तो द रियल साइन ऑफ मैच्योरिटी इज इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ योर कॉम्प्रोमाइजेस करके एक कहावत है। यानी आप अगर बुजुर्ग हो या आप अगर मैच्योर हो, तो इसका मतलब आपकी तड़जोड़ करने की या आपकी सेटल करने की या आपकी लोगों को बर्दाश्त करने की जो क्षमता है, वो क्षमता दिन ब दिन इंप्रूव होती जाती है। उसके बारे में बिल डब्ल्यू यहाँ पर कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं, ओवर टू यू चंदू। अभी 22-26 हो गए हैं, तो 4 ही मिनट बचे हैं। इसीलिए
तो एक शेयरिंग ले लें भूषण, या फिर Sure, क्वेश्चन sure, आंसर sure. If anybody else wants to speak, we can take that. हाँ, हमारे हरमीत भाई पूछ रहे हैं स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का मतलब क्या है, साधु संत मॉन्क बनना क्या? हाँ वही मेरे को ये था कि स्पिरिचुअल ग्रोथ मतलब क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरे लिए। ऐसा है कि मेरा एज बिंग मैं भले अल्कोहलिक एनोनिमस में फिजिकली मैं 24 साल से हूँ, बट वो मैं अपने आप को अभी तो क्या बोलते हैं क्या, वो सोबर मेरे लिए बहुत बड़ा वर्ड है। मैं अभी तो अपने आप को वो नहीं बोल सकता, बट खाली शराब से दूर रहने में और वो सोबरिटी अचीव करने में एक बहुत बड़ा गैप है मेरे लिए। मेरे को ये जैसे कि ये मेरा ఇరిటేటెడ్ ఉన్నా దిమాగ్ ఖరాబ్ ఏం తీసుకెళ్ళవుతున్నావు? బుక్కలు రొగొట్టి ఏళ్ళు కూడా రొగొడతాయి. ఇప్పుడు నాకున్న కోపం బ్రాక్ నా దగ్గర. हेलो చిన్న ఫుల్ हेलो हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, मैंने म्यूट कर दिया। हाँ हाँ अच्छा, तो वो फिर क्या है कि वो अभी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मतलब क्या है कि वो 24 घंटा वो घंटी फिराते रहना या वो नाम जपते रहना, क्या करना है मेरे को स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का डिलेमा है, नहीं पता मेरे को उसके बारे में। काइंडली हेल्प सर। So, Over to you, भूषण लकी जी। वेलकम। शायद आप लेट जुड़े होंगे इस मीटिंग हाँ में। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, क्योंकि हम लोग स्टेप 1 से लेके अभी स्टेप 12 तक पहुंच चुके हैं। तो 11वें पायरी में हम लोगों ने इसके ऊपर काफी डिटेल में बात की थी कि आध्यात्मिकता यानी क्या। तो घर-दार छोड़ के संन्यास्त होके जीना, इसको हम लोग आध्यात्मिकता नहीं कहते हैं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनना, आदमी होकर आदमी जैसा व्यवहार करना, खुद के स्वार्थ को छोड़कर औरों के लिए कुछ करने की तैयारी रखना। इतना सिंपल सा डेफिनेशन हम लोग यहाँ से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। पहले मैंने सिर्फ मेरी जो चीजें थी उन्हीं को अहमियत दिया था। मेरा पैसा, मेरा जॉब, मेरा बंगला, मेरी बीवी, मेरी गाड़ी, मेरा सब कुछ, मेरी तरफ देखो, मेरा ध्यान दो, यही मेरा फोकस था। वहां से लेकर अपने आप का फोकस हटाकर औरों को इंपॉर्टेंस देना, बाकी लोगों की भी जरूरतें हैं, बाकी लोगों की इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल सब जरूरतें हैं। मैंने सिर्फ लेने का काम किया है, अभी मैं देने का भी काम कर सकता हूं क्या। एक बेहतर, जो कहते हैं ना कि इंसानियत मेरे में आज है क्या। क्या मैं थोड़ा सा बैकफुट पे, बैक सीट पे बैठकर लोगों को जो चाहिए वो दिलवा सकता हूं क्या। लोगों की जो जरूरत है उसके प्रति सेंसिटिव हो सकता हूं क्या। तो आध्यात्मिकता is thinking less about yourself. ओके Okay? अभी इसी को जैसे आप आगे डेवलप करते जाओगे, इस विचार को जब आप ज्यादा लोगों के समझो, आप 24 साल से आप ए मेंबर है हाँ जी और सोबर है, मतलब 24 साल से। हाँ, फिजिकली शराब से दूर हूँ। हाँ, तो 24 साल से आप ए में आ रहे हो, मीटिंग में हो, मीटिंग में आप कुछ ना कुछ, किसी ना किसी प्रकार की आप सेवा कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, किसी नए शराबी को हौसला अफजाई कर रहे हो, उसको होप एंड स्ट्रेंथ दे रहे हो। ये सब चीजें करते समय आप खुद की नहीं सोच रहे हो कि मेरा क्या लाभ होगा, मेरे को क्या मिलेगा इसमें से, इसका फायदा करके मेरे को क्या होगा, ये आप नहीं सोचते हो। वो जो अवस्था है वो आपकी आध्यात्मिकता के तरफ के कदम है। आगे जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो अपॉर्चुनिटीज भी आते जाएंगी। जैसे आप जितना अपने आप को खोकर आप लोगों के प्रति उपलब्ध होते जाओगे, उतना आपको वैसी अपॉर्चुनिटीज आती जाएगी। अंत में शायद आपको वो साक्षात्कारी अनुभव आ सकता है और आप ये सोच सकते हो कि आप नहीं सोचोगे, आप तो यही सोचोगे कि मेरे जैसा कमीना तो मैं ही हूं। लेकिन लोगों को आपके अंदर बदलाव होते दिखाई देगा। लोगों को जो पुराना हरमित था और अभी का हरमित है, उसमें जमीन आसमान का फर्क देखने लगेगा। लोग अपने आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे, आपके साथ रुकना चाहेंगे, जो खोए हुए रिश्ते हैं वो दोबारा बन पाएंगे।
जो खोए हुए बिजनेस डील्स है वो वापस आपकी तरफ आएंगे, लोग आपकी तारीफ करने लगेंगे। ये सभी जो है ये उसकी अनुभूति है, ये उसके जो वो पावती बोलते हैं ना, वो दैट इज अ रिसीट फॉर एक्नॉलेजिंग योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। मेरा है ओके ना वो, चलो ये वाला ए मेंबर के अंदर तो एक ही मीटिंग से समझ में आ गया, बट मेरा मैक्सिमम लाइफ तो एक ही बाहर निकलता है। अब मैं दिन भर में धंधे पे रहता हूँ, मेरा भी छोटा एक वाटर मैनेजमेंट का बिजनेस प्लम्बिंग का, और तो दूसरा भी आजकल थोड़ा थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है, बट लेकिन हरमीत मैं जी, कभी हरमीत कभार। जी, हरमीत हाँ जी, मीटिंग का समय हो चुका है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप भूषण जी से एक बार वन ऑन वन बात कर लीजिए, वो सही रहेगा। ठीक है, ठीक है ना, मैं तो भूषण जी और लकी जी दोनों से बातें करता, लकी जी से तो हाँ, एक बार नॉर्मली डायरेक्ट भूषण जी से भी बात कर चलो लेता हम हूँ। लोग अपन पर्सनली फोन पे बात हाँ, हाँ, वो बेटर रहेगा। करें। ओके, ओके, थैंक थैंक यू यू, थैंक शिशु। ओके, यू, थैंक थैंक यू ऑल। सो दोस्तों, मीटिंग का समय हो चुका है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया अनम्यूट कीजिए और हम सैनिटी प्रेयर लेते हैं वी वर्जन पे। और एक बात कि हम अगले शुक्रवार को इसी वक्त 9 बजे से 10:30 बजे फिर से मिलेंगे और आगे की 12th स्टेप रीडिंग करेंगे।